ये वाला जो सेकंड आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पार्टिकुलरली आदिवासी जो महिलाएं हैं और उनका पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार है, उनको समाज ने या फिर उनकी जो गौंडी प्रथा है उसने कौन कौन से अधिकार दिए हैं, मतलब अपने पिता की संपत्ति में उनको कितना अधिकार है, इस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। यहाँ सबसे पहले इसी को हाईलाइट किया जाता है डीप जेंडर इनजस्टिस कह के, मतलब गहरी लैंगिक अन्याय यहाँ पर हम देख रहे हैं, असमानता देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी ज़्यादातर ट्राइबल्स महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, इनको स्टैट्यूटरी राइट्स मतलब कानूनी अधिकार नहीं मिलता है एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में, पैतृक संपत्ति में, मतलब पिता की संपत्ति में। कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पर मैट्रिलिनी मतलब मातृवंशी परंपरा है, यहाँ पर महिलाओं को इनहेरिटेंस मिल जाता है, मतलब उनको कानूनी अधिकार है। लेकिन बाकी भारत में ट्राइबल महिलाओं के लिए अभी भी ये अधिकार सुनिश्चित नहीं है और इसी के ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। हाल फिलहाल में हमने दोस्तों वर्ल्ड इंडिजीनियस डे सेलिब्रेट किए हैं और इसी से इसकी शुरुआत होती है कि हर साल हम 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपुल मनाते, विश्व आदिवासी दिवस मानते। लेकिन अब भी 1 महीना हो चुका है, समय सही है कि हम इंडिया के जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, भारत के आदिवासी समुदाय के अधिकारों पर विचार करें। मतलब आज के दिन भी यदि हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ पुरानी हो गई, हम इसके ऊपर फोकस ना करें। जेंडर इक्वालिटी के लेंस से देखा जाए ट्राइबल वुमेन को, यहाँ पर बोला जाता है कि ट्राइबल वुमेन की प्रॉपर्टी राइट्स को जेंडर इक्वालिटी के नज़रिए से देखना है। आज भी ज़्यादातर ट्राइबल वुमेन को कानून में स्टैट्यूटरी राइट्स नहीं मिले हैं एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में, मतलब पिता की संपत्ति में इनको हक नहीं मिलता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन बस है, वो खाली नॉर्थ ईस्ट में आता है, इसलिए ये सिचुएशन डीप इनजस्टिस हमको दिखाती है। एक केस का यहाँ पर वर्णन किया जाता है, दाहिया, जो कि एक एसटी महिला है, शेड्यूल्ड ट्राइब की वुमेन है, ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की थी। उसके लीगल हायर्स मतलब वैध वारिस ने डिमांड किया कि उनकी मदर के मैटरनल ग्रैंडफादर कौन, भज्जू, की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मतलब अपने पिता की संपत्ति में किसका हक होना चाहिए, उसकी बेटी का। भजन गौंड की प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा होना चाहिए था, मतलब उन्होंने कुल मिलाकर के बंटवारे की डिमांड करी थी। अब उनकी मदर के उनकी जो मदर है उनके फादर के 6 बच्चे थे, 5 बेटे थे और 1 बेटी थी, इसलिए लॉजिकली उन्हें इक्वल शेयर मिलना चाहिए था। इसलिए अक्टूबर 1992 में जब उन्होंने पार्टीशन की डिमांड रखी तो डिफेंडेंट ने मना कर दिया। यहीं से काज ऑफ एक्शन बना, मतलब कानूनी विवाद का कारण बन गया। अब जो ट्रायल कोर्ट है उसका क्या डिसीजन आया, गौंड कस्टम का। ट्रायल कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पार्टीशन की डिमांड करी, लेकिन कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया। रीजन था गौंड ट्राइब में ऐसा कोई कस्टम नहीं है कि महिलाएं एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी करें। जब ट्रायल कोर्ट और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो मामला गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। प्लेंटिफ्स ने कहा कि हमने हिंदू ट्रेडिशन अपना ली हैं, इसलिए हमें हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार प्रॉपर्टी में अधिकार मिले। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए ये आर्गूमेंट भी आपका कोई काम का नहीं है, आप जाओ घूमते रहो, चक्कर काटते रहो। हाई कोर्ट ने आखिरकार दाहिया के लीगल हायर्स को प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर दे दिया। रीजन था कस्टम के नाम पर महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट से वंचित करना, मतलब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और ऐसा डिस्क्रिमिनेशन लॉ को रिमूव करना चाहिए, ना कि सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला था। 1996 में एक केस आया था मधु किस्वार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें भी इशू उठाया गया था कि मेल और फीमेल ट्राइबल्स मेंबर को प्रॉपर्टी में बराबर अधिकार मिले। इस केस में मेजॉरिटी जजमेंट में यही बोला जाता है कि कस्टमरी कानून, मतलब उनकी गोंड प्रथा के अनुसार जो कानून है, जो कि ट्राइबल वुमेन को संपत्ति के अधिकार से, इनहेरिटेंस से एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो इक्वालिटी को वायलेट करते हैं।
लेकिन कोर्ट ने उन्हें स्ट्राइक डाउन नहीं किया, रद्द नहीं किया। अगर ऐसा किया जाता तो एग्जिस्टिंग लॉ में चाउस हो जाती, अराजकता फैल जाता, इसलिए कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं किया था। यहाँ पर बताया जाता है कि शेड्यूल्ड एरिया में रहने वाले ट्राइब्स लोग मैरिज, सक्सेशन एंड एडॉप्शन जैसे मामलों में कस्टमरी कानून को अपनाते हैं। मतलब गौंड जनजाति में जो नियम कानून चल रहे हैं उसी के हिसाब से वो लोग करते हैं। महिलाएं खेती में पुरुषों से ज़्यादा योगदान करती हैं। इसके बावजूद शेड्यूल्ड 5 एरियाज स्टेट, जैसे कि कुछ एरियाज है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर कोई भी कस्टमरी कानून महिलाओं को लैंड इनहेरिटेंस राइट्स नहीं दे रहा है। एंसेंट्रल प्रॉपर्टी में, मतलब खेत में महिलाएं काम जरूर कर रही हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनको खेत का मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद एग्रीकल्चर सेंसस डेटा एंड कम्युनिटेरियम लैंड आर्गूमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि देखिए 2015-16 की जो एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट आई थी, इसमें बोला जाता है कि एसटी मैन 83% लैंड ऑनर्स हैं। एसटी वुमेन सिर्फ 16% ऐसी हैं जो कि लैंड की मालिक हैं। कुछ लोग आर्गूमेंट देते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी में ज़मीन कम्युनिटेरियन प्रॉपर्टी है, मतलब सामुदायिक संपत्ति है। मतलब ज़मीन पूरी कम्युनिटी की मानी जाती है, ना कि किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोली जाती है कि ज़मीन कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, लेकिन रियलिटी अलग है। जब ट्राइबल लैंड बेची जाती है या फिर एक्विजिशन किया जाता है तो उसका पैसा ग्राम सभा को रेयरली मिलता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ट्राइबल वुमेन नॉन ट्राइबल मैन से शादी कर लेती है तो लैंड एलाइनेशन, मतलब गैर आदिवासी के हाथों में ज़मीन का जाना हो सकता है। इसी वजह से ट्राइबल वुमेन को लैंड इनहेरिटेंस राइट्स देने से मना किया गया। सबसे बड़ा कारण यहीं पर हमको दिखाई देता है। ये पॉइंट बताता है कि भले ही ट्राइबल लैंड किसी नॉन ट्राइबल के पास चला जाए, फिर भी उसका नेचर इंडिजीनियस ही रहता है। जैसे फॉरेस्ट लैंड ऑनरशिप बदलने से इसकी प्रकृति, कैरेक्टर ट्राइबल या इंडिजीनियस ही रहेगी। इसलिए सिर्फ इस वजह से वुमेन को राइट से डिनाई करना सही नहीं। इसका मतलब ये है, यदि कोई गौंड जनजाति की वुमेन किसी अदर कास्ट में शादी करती है, उसके नाम में ज़मीन है, पापा की ज़मीन उसको मिलती है, तो उसकी ज़मीन अब आदिवासी हक वाली रहेगी कि नहीं रहेगी? तो वो आदिवासी हक वाली ही रहेगी। इसलिए अब उसको अधिकार देना, कहना चाहिए, सही है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। कानून में किसी भी कस्टम को लॉ बनाने से पहले कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं, जैसे कि ये पुराना होना चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, लगातार फॉलो हुआ हो, तार्किक और न्यायपूर्ण होना चाहिए, समाज की नीति के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोर्ट ये वेरीफाई करती है कि कोई कस्टम इन पैरामीटर पर सही है कि नहीं है। एंटीक्विटी मतलब प्राचीनता, सर्टिटी मतलब निश्चितता, कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता, रीजनेबलनेस मतलब युक्तिसंगतता, एंड कन्फर्टिमिटी मतलब विद पब्लिक मतलब लोक नीति से मेल खाना चाहिए। इसके बाद बात करी जाती है प्रभा मिंच वर्सेस मार्था एक्का का एक केस यहाँ पर बताया जाता है। 2022 में झारखंड हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था। केस था प्रभा मिंच वर्सेस मार्था एक्का, ओरिएंट ट्राइब की महिलाओं से जुड़ा हुआ। कोर्ट ने बोला था कि डिफेंडेंट ने ये प्रूव नहीं किया है कि ओरान कम्युनिटी में डॉटर्स को लगातार प्रॉपर्टी राइट से एक्सक्लूड किया जाता रहा है। इसलिए कोर्ट ने ओरान ट्राइब की वुमेन के पक्ष में फैसला दिया और उनके प्रॉपर्टी राइट को मान्यता दे दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड क्या रहा केस फॉर जेंडर पैरिटी में। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2022 में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था। केस था कमला नेती वर्सेस स्पेशल लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, 9 दिसंबर 2022 का केस था। ऐसा पहली बार हुआ कि कोर्ट ने ट्राइबल वुमेन प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज करके जेंडर पार्टी की ओर स्टेप उठाया था। इससे वुमेन एम्पावरमेंट की जर्नी में एक नया माइलस्टोन माना जाता है। इसके बाद जो नीड है वो है सेपरेट ट्राइबल सक्सेशन एक्ट की। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का सेक्शन 2(2) साफ बोलता है कि ये एक्ट एसटी पर लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है, अगर एसटी वुमेन इस एक्ट के बाहर हैं तो क्यों ना उनके लिए सेपरेट ट्राइबल सक्सेशन एक्ट लाया जाए, ताकि उनके प्रॉपर्टी राइट्स भी कोडिफाई हो सकें। अभी हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए सक्सेशन कानून कोडिफाइड हैं।
अगर उसी तरह से ट्राइबल कानून भी कोडिफाई रूप में किए जाएं तो वुमेन के राइट्स पर क्लैरिटी आ जाएगी और डिस्प्यूट बहुत कम हो जाएगा। आरटीआई एक्ट 2005 से संबंधित है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये कानून 2005 में इसलिए लाया गया था ताकि जो सरकार है करप्शन कर रही है, अधिकारी लोग जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ जांच पड़ताल की जा सके, उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके। आरटीआई का बेसिक प्रिंसिपल ये है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, प्रजातंत्र जिसे कहते हैं जनता का शासन है, जनता के द्वारा चलाया जा रहा है और सब कुछ जनता के लिए ही यहाँ पर किया जाएगा। इसका मतलब जो है, जो भी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है वो असल में जनता की ही प्रॉपर्टी है। मतलब गवर्नमेंट के पास रखी हर जानकारी सिटीजन की है, सरकार इसको केवल मैनेज करने का काम करती है। अब सरकार ने ये जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में रखी है, गवर्नमेंट इस इन्फॉर्मेशन की कस्टोडियन है, मतलब ये जनता की ओर से इसे संभालती है। जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके उन्हें वैध बनाती है और वही रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी को वैध बनाते हैं। इसलिए आरटीआई का डिफ़ॉल्ट रूल ये है कि सारी जानकारी जनता से शेयर करो। लेकिन एक्ट में शुरू से ही कुछ एग्जेम्पशन रखे गए, जैसे कि देश की सुरक्षा के नाम पर, मतलब सोवरेनिटी के नाम पर। आरटीआई की सबसे इम्पोर्टेंट छूट है सेक्शन 8(1)(j) जो कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर है। मतलब जब भी हम कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो हमें चूतिया बना दिया जाता है कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको हम शेयर नहीं कर सकते। ओरिजिनल कानून में ये बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई थी कि एक तरफ राइट टू इन्फॉर्मेशन हो और दूसरी तरफ इंडिविजुअल की प्राइवेसी भी रहे। कानून ये था कि अगर कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी नहीं है या किसी प्राइवेसी में अननेसेसरी दखल देती है तो उसको मना किया जा सकता है। लेकिन अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है, जनहित में है, तो इसको तो डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। इस चीज़ का वहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया था। इसके बाद एसिड टेस्ट, मतलब एक इम्पोर्टेंट प्रोविज़ो था, शर्त थी, उसमें क्या लिखा था, जो इन्फॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती वही किसी आम नागरिक को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब जो बात आप संसद में रख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो वो पूरी दुनिया के सामने ओपन कर सकते हैं। मतलब सरकार और ऑर्डिनरी पीपल दोनों के लिए स्टैंडर्ड समान रखा गया था। इसका मतलब ये हो गया है कि जो जानकारी संसद को नहीं रोक सकते हैं वो किसी आम नागरिक के लिए भी नहीं रोकी जा सकती है। इससे पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स को मदद मिलती थी ये समझने में कि क्या पब्लिक एक्टिविटी क्या है, क्या चीज़ प्राइवेट है और क्या प्राइवेसी में दखल, क्योंकि प्राइवेसी को एग्जैक्ट डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में भी बोला गया कि प्राइवेसी का मतलब केस टू केस बेसिस पर तय होगा। केस के आधार पर ही हम प्राइवेसी को तय कर सकते हैं, ऐसे से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, सरकार अपनी रूटीन ड्यूटीज़ में नागरिकों से बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करती है। ये जानकारी नॉर्मली किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए इसको शेयर किया जाना चाहिए। लेकिन अगर जानकारी किसी की पर्सनल प्राइवेसी में दखल दे रही है तो उसे रूटीन नहीं लिया जा सकता। आरटीआई भी एक फंडामेंटल राइट्स है और इस पर रिस्ट्रिक्शन केवल उसी हद तक होनी चाहिए जो आर्टिकल 19(1)(2) में दी गई है। संविधान में प्राइवेसी से रिलेटेड मात्र 2 चीज़ ही बताई जाती हैं। क्या क्या चीज़ है? एक है डिकेंसी मतलब शालीनता और दूसरी है मोरालिटी। अगर कोई जानकारी डिकेंसी या मोरालिटी से जुड़ी है, शालीनता या फिर नैतिकता से जुड़ी है, तो वही जानकारी पार्लियामेंट और आम नागरिक दोनों को हम नहीं भेज पाएंगे। यहाँ दिक्कत यह है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शब्द का मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है। डीपीडीपी एक्ट ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8(1)(j) में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। इसे ड्रास्टिकली छोटा करके सिर्फ 6 वर्ड कर दिए हैं। इससे कानून में क्लियरिटी की बजाय एम्बिग्विटी बन गई है, मतलब अस्पष्टता बढ़ गई है। डीपीडीपी बार बार अब यहाँ पर आने वाला है, जो कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। अब हमने कानून को एकदम छोटा सा बना दिए हैं, तो
ईज़िली ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन सरकार मना कर देती है। मेन दिक्कत ये है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब कैसे करके समझा जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अमेंडेड आरटीआई एक्ट में पर्सनल इन्फॉर्मेशन की क्लियर और कंसिस्टेंट डेफिनेशन ही नहीं है, और जब इसे डाटा प्रोटेक्शन लॉ से कंपेयर करते हैं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेकर के दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। एक है नेचुरल पर्सन इंटरप्रिटेशन, मतलब इसमें पर्सन का मतलब एक नॉर्मल इंसान या इंडिविजुअल है, और जो डीपीडीपी बिल है, डिजिटल पब्लिक प्रोटेक्शन जो बिल आया है अभी, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो आया है डीपीडीपी, इसके बारे में बोला जा रहा है। इसमें पर्सन का मतलब बहुत बड़ा है। हिंदू, इंडिविजुअल, फैमिली, कोई फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, किसी भी इंडिविजुअल का ग्रुप, और यहाँ तक कि स्टेट भी शामिल है। अगर दूसरा वाला डेफिनेशन अपनाएंगे तो प्रैक्टिकली हर चीज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंडर आ जाएगी और हमको सरकार हमेशा चक्कर ही कटवाते रह जाएगी अपने ऑफिस के। अब क्योंकि हर जानकारी किसी न किसी पर्सन से जुड़ी हुई दिखा सकते हैं, इसलिए नए कानून के जरिए लगभग हर इन्फॉर्मेशन को सरकार मना कर देगी। इससे आरटीआई का मतलब बदल जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन की जगह टाइटल सरकार को चेंज करके रख देना चाहिए राइट टू डिनाई इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन है जो ट्रांसपेरेंसी की स्पिरिट के खिलाफ में है। इसके बाद इससे और भी बड़ी दिक्कत यह है कि डीपीडीपी बिल में एक ऐसा क्लॉज है जो कहता है कि अगर यह बिल किसी और दूसरे कानून से टकराता है तो डीपीडीपी बिल ही लागू हो। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है, क्योंकि डीपीडीपी का यदि आप वायलेशन करोगे तो रकम बहुत भारी देना पड़ेगा आपको, लगभग 250 करोड़ रुपए। अब राइटर का आगे कहना है कि यही जो चीज़ है वो क्रिएट करती है अनटेनेबल सिचुएशन। इससे जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं इसकी स्थिति बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। आजकल ज़्यादातर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन डिजिटल है, ऐसे में अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर गलती से कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देगा ना तो उसके ऊपर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग जाएगा। अब इस डर से पीआईओस नेचुरली जानकारी देने की बजाय क्या बोलेंगे, ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंडर में आती है, ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते। ये सारे संशोधन का सबसे बड़ा खतरनाक असर करप्शन पर पड़ने वाला है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए आरटीआई कानून आया था। ट्रांसपेरेंसी ही करप्शन रोकने का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि बाकी एंटी करप्शन इंस्ट्रक्शन जैसे कि विजिलेंस डिपार्टमेंट, लोकपाल, ये कोई मतलब के नहीं है, बस तोता बन गए हैं। सिटीजन ही करप्शन के सबसे अच्छे मॉनिटर होते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन डिनाई की जाएगी तो ये मॉनिटरिंग सिस्टम टूट जाएगा। वैसे भी विजिलेंस डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन ब्यूरो और लोकपाल जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशन करप्शन रोकने में पूरी तरह से जीरो हो गए हैं, मतलब बस मूर्ति के जैसे चुपचाप इनको रख दिया गया है। दूसरा बड़ा नुकसान है इसेंशियल इन्फॉर्मेशन का डिनाई होना, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्कोप इतना ज़्यादा ब्रॉड कर दिया गया है कि सिंपल और ज़रूरी डॉक्यूमेंट भी आप रोक सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अपनी करेक्टेड मार्कशीट मांगे तो उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन बना करके मना कर दिया। एक बार ऐसे ही हुआ था दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एनटीपीसी मध्य प्रदेश में गाडरवाड़ा एक जगह है, नरसिंहपुर ज़िला के पास में, वहाँ की वैकेंसी निकली थी। अब मैंने आईटीआई बेस में फार्म भरा, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद हमें ये नहीं बताया जाता है कि एससी कैटेगरी में इतने नंबर जिनके आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे ना तो मेरे नंबर पता है, ना तो मुझे ये पता है कि एससी कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया है, और दूसरी बात ये है मेरे को फ़ेल कर दिया जाता है। मतलब प्रैक्टिकल हुआ, उसके बाद मुझे फ़ेल कर दिया, मेरा नाम नहीं आया। अब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने सूचना का अधिकार कानून लगाया, भेज दिया कागज़ वहाँ। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि मुझे मात्र मेरा नंबर बताया था कि आपको 83 या फिर 80 जितने भी नंबर मिले हों, इतने नंबर मिले हैं, बस हो गया। मुझे ये नहीं बताया जाता है कि एससी कैटेगरी में कट ऑफ कितना गया है। यही तो दिक्कत हो गई है। सब कुछ कह देते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ये चीज़ हम आपसे शेयर नहीं कर सकते। राजस्थान में पेंशन बेनिफिशरीज की डिटेल शेयर की जाती थी ताकि घोस्ट एम्प्लॉयज़ और फेक पेंशन कार्ड पकड़े जा सकें।
अब वो भी बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी ऑफिसर का साइंड ऑर्डर भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बता करके रोका जा सकता है। इसका नतीजा होगा लगभग 90% इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी जाएगी। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान है अनफेटर्ड करप्शन, मतलब बिना रोक टोक के भ्रष्टाचार चलते रहेगा। नया जो कानून आया है प्रैक्टिकली करप्शन को और भी ज़्यादा एकदम आसान बना देगा, क्योंकि जो नकली कर्मचारी है या फिर करप्शन चार्जेस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगी। अब बात करते हैं कि आरटीआई कानून में अभी भी लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट सेक्शन 8(2) क्लॉज है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको लागू नहीं किया जा सकता है, रेयर है और बहुत मुश्किल है। सिटीजन को अपनी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पब्लिक इंटरेस्ट प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है। प्रैक्टिकली देखा जाए 1% से भी कम केसेस में ऐसा हुआ है कि एग्जेम्पशन मानकर भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की गई हो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि ये ऑफिसर के लिए बहुत मुश्किल फैसला होता है। एक तरफ इंडिविजुअल को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ सोसाइटी को फ़ायदा है, इसलिए इस क्लॉज पर भरोसा करना ट्रांसपेरेंसी बचाने के लिए सबसे ज़्यादा बेकार है। अब सब लोग चुपचाप हैं, हर जगह उदासीनता है। आखिर क्या कारण है? ये उदासीनता इसलिए है क्योंकि अमेंडमेंट को डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर लाया गया है। इससे आम नागरिक को ये कम खतरनाक लग रहा है। दूसरी वजह यह है कि लोग सोचते हैं कि मेरी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं होनी चाहिए, चाहे उसका पब्लिक रिलेवेंस हो या ना हो। ये ईगो वाली सोच ट्रांसपेरेंसी को कमज़ोर कर रही है। असल में जो नया डेटा पब्लिक प्रोटेक्शन बिल आया है, इसकी सेक्शन 8(2) और 44(3) हमारी डेमोक्रेसी पर बहुत बड़ा हमला है और फंडामेंटल राइट पर रिग्रेशन है, मतलब इसको हमें पीछे करती है। अब यहाँ पर 4 बातें हैं: मीडिया और सिटीजन का इंगेजमेंट, पॉलिटिकली अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक ओपिनियन, रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेविटी। पब्लिक ओपिनियन मतलब मीडिया के सपोर्ट से स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन हमें तैयार करना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है इस इशू को उतना ही इंपॉर्टेंट मानना है जितना किसी और नेशनल क्राइसिस को मानते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन अभी खतरे में हो गया है। अगर सिटीजन खुद ही इस प्रकार से चुप रहते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों कि आने वाले टाइम पीरियड में हमारी भावी पीढ़ी का क्या होगा। हमारी फ्रीडम और डेमोक्रेसी दोनों ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर लोग मिलकर के कलेक्टिव एक्शन लेंगे तो इन अमेंडमेंट को हम रिवर्स कर सकते हैं। भारत में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का फ्यूचर अब इस पर डिपेंड करता है कि हमारे देश के पब्लिक और मीडिया कितनी स्ट्रांगली पुशबैक करते हैं और आरटीआई की इंटीग्रिटी को बचा पाते हैं।